गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन और परामर्श के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं निर्देशन संबंधी कार्य एक शिक्षक के कि एक शिक्षक के निर्देशन संबंधी कार्य क्या होते हैं, वो किस तरह से उनको निर्वाह करता है। तो शिक्षक के निर्देशन संबंधी कार्यों के बारे में हम चर्चा करें, जिसमें कि उसके मूल रूप से दो प्रकार से निर्देशन संबंधी कार्य होते हैं। शिक्षक के कार्य दो प्रकार के कार्य होते हैं। सबसे पहला है वैयक्तिक निर्देशन। वैयक्तिक निर्देशन के भी इनके दो प्रकार के मतलब तीन प्रकार की इसमें मूल रूप से शिक्षक को कार्य करने होते हैं, क्योंकि बालक की हर समय एक सामूहिक रूप से हम नहीं कह सकते कि हर समय सामूहिक रूप से उसकी समस्याएं हों। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको कि व्यक्तिगत रूप से सुलझाने पर ही उनका समाधान संभव होता है, या फिर व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करने पर ही बालक की समस्या का समाधान हो पाता है। इसीलिए इसमें भी व्यक्तिगत रूप से जो शिक्षक के निर्देशन के कार्य होते हैं, उसमें पहला है व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान। व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान सबसे पहली चीज जो आती है वो उसमें यही आती है कि व्यक्तिगत समस्याएं जितनी भी हैं उनका सामूहिक रूप से निदान संभव नहीं है। इसीलिए बालक को व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्तिगत रूप से निर्देशन प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि उसकी जो समस्याएं हैं उनका निदान या समाधान संभव हो सके। दूसरा है संवेगात्मक निर्देशन। संवेगात्मक निर्देशन यानी कि संवेगात्मक स्थिरता का भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि बालक को अपनी संवेगात्मक जो भावनाएं हैं उनको नियंत्रित करने का प्रशिक्षण प्राप्त होना अनिवार्य है। अर्थात कि अपनी संवेगात्मक स्थिरता के लिए एक उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसी दृष्टिकोण से शिक्षक संवेगात्मक निर्देशन के प्रदान करता है, अर्थात कि वह अपनी संवेगात्मक स्थिरता या संवेगात्मक भावनाओं को किस तरह से नियंत्रित कर सकता है और एक अच्छे व्यवहार के माध्यम से अपने व्यक्तित्व के विकास में प्रयास कर सकता है या योगदान दे सकता है या उसका कर सकता है। इसीलिए निर्देशन में जो वैयक्तिक निर्देशन के माध्यम से शिक्षक उसकी संवेगात्मक स्थिरता के लिए भी उसे निर्देशन प्रदान करता है। फिर है स्वास्थ्य संबंधी। स्वास्थ्य संबंधी भी उसकी अपनी समस्याएं होती हैं जिनके बारे में बालक को दिशा निर्देश देने की आवश्यकता होती है। जैसे कि किशोरावस्था में एक तरह से कहा जाए कि शारीरिक परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होते हैं, जिसकी वजह से बालक में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए निश्चित है कि उसको व्यक्तिगत रूप से ही निर्देशन प्रदान किया जा सकता है, सामूहिक रूप से नहीं। इसी तरह से स्वास्थ्य की बहुत सारी और भी, जैसे आप उसके स्वास्थ्य संबंधी उसकी अपनी आवश्यकताएं क्या है, उसकी जैसे उसकी क्षमताएं क्या है, जिसके अनुसार वो वर्कआउट या अभ्यास कर सकता है, व्यायाम कर सकता है। तो ये एक व्यक्तिगत दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर व्यक्ति को हर तरह की प्रक्रिया या कार्य कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी है या उससे संबंधित निर्देश भी व्यक्तिगत रूप से शिक्षक को प्रदान करने होते हैं। फिर व्यवहार संबंधी, क्योंकि एक बालक के व्यवहार संबंधी
जो उसके अपने व्यवहार है वो किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, कौन से मूल्यों का होना चाहिए, कैसे गुण होने चाहिए, उनके विकास के लिए भी, जैसे कि बालक को अपनी व्यवहार संबंधी कुछ कमियों के बारे में हो सकता है कि बालक को ना पता हो, तो ऐसे में अनिवार्य है कि उसे सही दिशा निर्देश प्रदान करके और उसके व्यवहार में अगर कोई कमी है तो उसको सुधारने का प्रयास किया जा सकता है। इसीलिए व्यवहार संबंधी जो निर्देशन है वो व्यक्तिगत रूप से ही प्रदान किए जाते हैं और फिर बाद में है उसके आधार तो इस आधार पर एक व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर एक और जोड़ना चाहेंगे कि व्यक्तिगत रूप से शैक्षिक जो समस्याएं हैं, शैक्षिक समस्या, हर बालक की शैक्षिक समस्याएं भिन्न होती हैं, इसीलिए एक ही दृष्टिकोण से हर बालक की शैक्षिक समस्याओं का निदान नहीं किया जा सकता। इसीलिए जहां पर व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता है वहां पर उसके शैक्षिक समस्याएं जिनका कि व्यक्तिगत रूप से निर्देशन की आवश्यकता है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है या शिक्षक इस कार्य को करता है। दूसरा जो है उसका शैक्षिक निर्देशन का कार्य है, यानी कि ये शिक्षक का अगला कार्य है जो उसका शैक्षिक निर्देशन का कार्य माना जाता है। कि शैक्षिक निर्देशन, क्योंकि शिक्षक का कार्य मूल रूप से शिक्षा प्रदान करना है, तो निश्चित है कि शैक्षिक निर्देशन संबंधी हर पक्ष का कार्य करना शिक्षक का उत्तरदायित्व है या शिक्षक उस कार्य को करता है। तो उसमें शैक्षिक निर्देशन में शिक्षक क्या क्या कार्य करता है, तो पहला है विषय चयन, विषय यानी कि बालक को विषय चयन में शिक्षक सहयोग प्रदान करता है कि उसमें कौन से विषय को चुनने की योग्यता है जिसका चयन वह कर सकता है, उसमें किस प्रकार की क्षमताएं हैं और किस प्रकार की योग्यता है, उसी के आधार पर उसको विषय चयन करने से संबंधित निर्देश देता है। अगला है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति यानी कि किसी भी विषय वस्तु को समझना, उसको ग्रहण करना से संबंधित कार्य भी शिक्षक का है कि बालक किसी चीज को कैसे समझेगा, यानी कि वो शिक्षक इस प्रयास करेगा कि जो विषय वस्तु बालक को दी जा रही है वह उसे समझ में आनी चाहिए। अब उसके लिए शिक्षक को तैयारी करनी होगी कि वो किस तरह से निर्देशन के कार्य करें, किस तरह से अपनी पाठ्य योजना का निर्माण करें, कौन सी गतिविधियों का उपयोग करें, कौन सी सहायक सामग्री का उपयोग करें जिससे कि बालक को ज्ञान की प्राप्ति हो सके। इसीलिए ज्ञान प्राप्ति से संबंधित कार्य प्रदान करने का कार्य भी शिक्षक का होता है कि बालक को ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। फिर श्रेष्ठ अभिव्यक्ति की शिक्षा, श्रेष्ठ अभिव्यक्ति की शिक्षा यानी कि श्रेष्ठ अभिव्यक्ति, किसी भी चीज को अभिव्यक्त करने की सबकी अपनी क्षमताएं होती है, अर्थात यहाँ पर शिक्षक बालक में श्रेष्ठ अभिव्यक्ति, बेहतर तरीके से किसी भी चीज को कैसे अभिव्यक्त कर सकता है, अपनी अभिव्यक्ति को के जो गुण है उसमें उसका विकास होना चाहिए। क्योंकि बालक अपने विचारों को अभिव्यक्त करना सब बालक को नहीं आता है, बात समझ में आती है, हर चीज को समझ पाता है, क्या समस्या है या क्या उसका उत्तर है या क्या उसको बात करनी है, लेकिन अभिव्यक्त करना नहीं आता, लोगों के सामने बोलना या बताना उसे नहीं आता। तो एक शिक्षक का कार्य है कि वह बालक में श्रेष्ठ अभिव्यक्ति के लिए उसे तैयार करे। अगला है कक्षा कक्ष व्यवहार संबंधी, कक्षा कक्ष व्यवहार। यहाँ पर शिक्षक का अगला कार्य है कि कक्षा कक्ष में किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, शिक्षक छात्र सभी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसी व्यवहार के आधार पर कक्षा का एक उचित सौहार्दपूर्ण और आनंददायी वातावरण का निर्माण होता है। इसलिए आवश्यक है कि ऐसे आनंददायक और अधिगम योग्य वातावरण के निर्माण में कक्षा कक्ष का जो व्यवहार है उसको नियंत्रित करने का कार्य शिक्षक का होता है। अगला आता है अधिगम सामग्री चयन करने हेतु। अधिगम सामग्री
चयन। यहाँ पर शिक्षक का अगला कार्य होता है कि वो ऐसी अधिगम सामग्री का चयन करे जिससे कि बालकों को अच्छे से चीज़ को समझ में आ जाए। साथ ही बालक भी अपने अधिगम के लिए अपनी सुविधा के अनुसार उन संसाधनों पर कार्य कर सके जो जिनके बारे में वो जानता है, जिनका उपयोग वो कर सकता है। वही अधिगम सामग्री जो शिक्षक के द्वारा बनाई या प्रदर्शित की जाती है या समझाई जाती है, उसका उपयोग करना भी बालक सीख सके। यानी कि अधिगम सामग्री का चयन, कौन सा उसके अधिगम के लिए श्रेष्ठ तरीका होगा, माध्यम होगा, उसका चयन करने का कार्य भी शिक्षक का होता है। और फिर प्रयोगात्मक कार्यों के लिए निर्देश। प्रयोगात्मक कार्यों के लिए निर्देश, यानी कि कोई भी प्रयोग कार्य दिया जाता है तो उसके लिए शिक्षक के द्वारा निर्देशन दिया जाना अनिवार्य है। शिक्षक के निर्देशन में ही उस कार्य को बालक पूर्ण कर सकता है। अन्यथा क्योंकि उसको अगर प्रयोग देके सामग्री देके छोड़ दिया जाएगा तो बालक को वो चीज़ समझ में आएगी नहीं कि उसे करना कैसे है, या वो पढ़कर करने की भी कोशिश करेगा तो उतना कुशलतापूर्वक नहीं कर पाएगा, कहीं गलती हो भी सकती। तो ऐसे में शिक्षक का कार्य है कि जब कोई प्रयोग दिया जाता है तो उसमें निर्देशक के रूप में वह अपनी एक श्रेष्ठ भूमिका को निभाए, तब उसके आधार पर बालक की शैक्षिक जो कार्य हैं उनको पूर्ण करने में सहयोग करे। यानी कि शिक्षक के निर्देशन संबंधी दो प्रकार के कार्य हैं, वैयक्तिक और शैक्षिक। इन वैयक्तिक के अंदर अगर व्यक्तिगत तौर पे बालक को उसकी समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशन करना, शिक्षा में शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान में निर्देशन करने का कार्य शिक्षक का होता है। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात समझ में आई होगी। इसी के आधार पर आपको प्रश्न करना है कि शिक्षक के निर्देशन संबंधी कार्यों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न है, शिक्षक के निर्देशन संबंधी कार्यों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से निकलें। घर से बाहर निकल रहे हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।